9th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। तो आज था सीबीएसई क्लास 9th का एग्ज़ाम साइंस का, और हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे इस पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आए थे और उनका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने पेपर के पास। ये रहा आपका पेपर, सभी का कॉमन पेपर होता है, कोई सेट तो आता नहीं है, तो ये हमारा कॉमन पेपर है। और शुरू करते हैं इसके एमसीक्यू के क्वेश्चनों के आंसर का डिस्कशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन ए है, इसमें कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। कोई सॉलिड है वो बिना लिक्विड बदले किस में बदल गया है? वेपर में बदल गया है, मतलब जो ठोस है वो गैस में बदल गया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो सभी को पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। और हिंदी में क्या होगा इसका मतलब? ऊर्ध्वपातन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? बिल्कुल सही है इसका। सेकंड, विच इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। गैस जो पदार्थ होते हैं हमारे, उनका इनमें से कौन सा गुणधर्म नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, डेफिनेट वॉल्यूम। क्योंकि जो गैस होती है उनका जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट नहीं होता, उनका आयतन निश्चित नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। इनमें से बताना है क्या केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, लकड़ी को काटना, कटिंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ वुड, लकड़ी पे उसको तोड़ना मरोड़ना, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी को जलाना, ये हमारा क्या होगा? केमिकल चेंज माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका जो इसका डी ऑप्शन है CA3 ब्रैकेट में PO4 और होल 2, ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हमें बताना है कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। कार्बन का नंबर कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 हैं तो 32, 32 हो जाएगा। रेशो निकाल लेंगे, 12/32 को काटेंगे, 4 3 जा और 4 8 जा, तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा? 3:8। ऑप्शन जो बी है हमारा वो होगा 5th का बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं सोडियम और मैग्नीशियम में। तो आपको पता ही है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या, वो कितनी होती है? 23। 23 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। मतलब सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में 12-12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा वो क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ज़्यादातर बच्चे ने इसका आंसर ये लगा दिया 11, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम के अंदर 12 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके जी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का बी बिल्कुल सही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आइसोटॉप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब समान भौतिक गुणधर्म, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, भिन्न रासायनिक गुणधर्म, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो हमारे आइसोटॉप्स समस्थानिक का सेम एटॉमिक नंबर होता है। इनकी जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। तो 7वें का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। विच सेल ऑर्गेनल प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस ड्रग। कोशिकांक कई विष और दवाओं का निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन होता है इसके अंदर? गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, रसधानियां, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा, ये सही होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका, तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस सेल डिवीजन। निम्न में से किस में पादप में निरंतर कोशिका विभाजन की क्षमता होती है? तो ये होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक विभज्योतक उत्तक में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ विभज्योतक, वो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जो विस्थापन है वो दूरी के क्या है? समानुपाती होगा। किस वाले केस में? तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा ए, सीधे पथ पे जो होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी जो होगी वो हमारी दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 10th का। ये 11th पे चलते हैं। इफ ए बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन, कोई वस्तु है जो जिसके अंदर
समान गति दर्शाती है, उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसका मोशन है वो यूनिफॉर्म है, समान गति है। देन बॉडी तो क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। उसकी स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये 11th का ए ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। ए पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड, एक व्यक्ति है जो बस में खड़ा था और वो पीछे की तरफ गिर जाता है जब बस जो है वो अचानक चलती है। तो ये किसकी वजह से होता है, बैलेंस फोर्स की वजह से, या सेकंड लॉ की वजह से, फर्स्ट की वजह से, या थर्ड लॉ की। तो इसका जो मेन रीजन होता है वो होता है इनर्शिया, जिसको बोलते हैं जड़त्व। और जड़त्व जो है वो हमारा किसमें है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाई डज अ पर्सन गेट इंजर्ड इन केस ऑफ हिटिंग बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तु जब किसी व्यक्ति को लगती है तो उससे उसे चोट लग जाती है, ऐसा किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से, मास की वजह से, मोमेंटम की वजह से, या फ्रिक्शन की वजह से। तो मूविंग जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी किस में होगी, हमारी मोमेंटम में। तो ये किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मोमेंटम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 13 का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है जी की वैल्यू, जो छोटा जी होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व बल, ये क्या होगा, इसका सेम होगा, मतलब हमारा इक्वेटर और पोल्स पे समान होगी, पोल्स पे कम होगी, इक्वेटर पे कम होगी, या फिर इंक्रीज करेगी पोल टू इक्वेटर। तो इसका आपका आंसर होगा सी, ये इक्वेटर पे क्या होगी, कम होगी। हिंदी में होगा इसका आंसर विषुवत रेखा से पर कम, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी ही क्या होगा, इसका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, जब कोई वस्तु फ्रीली अर्थ की तरफ गिरती है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, या डिक्रीजेस इंक्रीजेस, या रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या होएगा आपका, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो हमारी रिमेन्स क्या होती है, टोटल कांस्टेंट होती है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, जो कार्य होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता इनमें से ऑप्शन। तो इसका आपका आंसर होगा इनिशियल वेलोसिटी पे। ठीक है, क्योंकि जो वर्क होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे भी करता है, एंगल पे भी करता है। हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा, प्रारंभिक वेग, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारा आंसर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा सही आंसर। अब हम चलते हैं अपने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं 17 को। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो बात बिल्कुल सही है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात के नियम के द्वारा। और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और किसी भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, उसके जो परमाणु होते हैं उनका मास अलग अलग होता है और उनके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, मगर ये दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, आप इसका ऑप्शन लिखेंगे बी ऑप्शन। कार्टिलेज इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो बिल्कुल बात सही है। और विच कैन बेंड इजीली, तो ये ट्रू है हमारा असर्शन। इट इज़ ए वेरी टाइटली पैक हार्ड मैट्रिक्स ऑफ द सेल, और ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होती है। तो इसमें आपका देखोगे तो दोनों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं, और दोनों एक दूसरे के कह रहे हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है 19वां। इट हैज़ डिफिकल्ट टू पुश और पुल ए हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड, एक भारी बॉक्स है हमारे पास जिसको पुश और पुल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सही है बात। हैवी ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया, तो ऐसा क्यों होगा, क्यों हम हैवी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दोनों हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका, ए ही होगा। रोटेटिंग ए क्रॉप इन ए फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, किसी भी खेत में, किसी भी फील्ड में फसल को रोटेट करना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। दिस प्रिवेंट द डैमेज बाय पेस्ट, और इससे क्या होता है कि जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़क होते हैं, हमें उनसे मदद मिलती है, कम हो जाते हैं। तो दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, मगर ये इसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा, बी ही होगा। तो हमारा क्लास 9th का आज का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का
हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो भी आंसर हो सकते हैं वो मैच करे हैं। असर्शन रीजन में हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन बाकी जो 16 तक क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आप सारे के सारे बच्चे अपने आंसर मैच करेंगे और आप सभी बच्चों के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप जल्दी से अपनी नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाएँ, यही मैं सभी बच्चों के लिए प्रे करूँगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।